तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम निखिल है और आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम हमारा है दोस्तों गीत गाने दो मुझे। दोस्तों इस पाठ से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे सभी प्रश्नों को देखेंगे और बारीकी से हम लोग समझने का प्रयास भी करेंगे दोस्तों, ठीक। तो इससे पहले मैंने चैप्टर 1 का वीडियो बना दिया है, अगर आप सभी ने उसे नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर देख सकते हो। साथ ही साथ उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ दोस्तों, आप बाद में देख लीजिएगा या तो पहले उसे देख सकते हैं दोस्तों। क्लियर? तो चलिए बात करते हैं पहला प्रश्न की। पहला जो प्रश्न आप सभी को यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों कि गीत गाने दो मुझे कविता के कवि कौन है। दोस्तों कोई सा भी हम लोग पाठ पढ़ेंगे ना, तो पाठ पढ़ने से पहले उस पाठ के लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। तो देखिए इस पाठ के जो लेखक होते हैं दोस्तों, वो है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी दोस्तों, ठीक है। तो पाठ के लेखक है निराला जी। पूरा नाम बात करेंगे तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दोस्तों, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दूसरा प्रश्न की। दूसरा जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि महाकवि निराला को किस छंद का प्रवर्तक माना गया? दोस्तों ये मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ऑप्शन जो 2 आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ख, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, मुक्त छंद दोस्तों। जितने भी प्रश्न देख रहे हैं सारा महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक। तो चलिए आगे बात करेंगे तीसरा प्रश्न की। तीसरा जो प्रश्न आप सभी को पूछा जा रहा है कि पूरा संसार हार मानकर किससे भर गया? जब इस पाठ को पढ़ेगा ना, तो आपको पता चलेगा पूरा जो संसार है ना, वो हार मानकर जहर से भर गया। एक्चुअली में ज़हर से भरा नहीं है, लेकिन वो जो पंक्तियाँ लिखी गई है, इसके वजह जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मेरा पूरा का पूरा जो शरीर है वो अब तुमने पानी-पानी कर दिया, तो क्या सच में पानी-पानी होता है क्या? नहीं होता ना। उसी प्रकार से जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पूरा जो संसार है हार मानकर ज़हर से भर गया है, ठीक है? तो ये आपका उत्तर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब बात करेंगे चौथा प्रश्न की। और अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि लोग एक दूसरे को किस प्रकार की निगाह से देखते हैं? दोस्तों लोग जो है ना एक दूसरे को अपरिचित निगाह से देखते हैं, यानी कि ऑप्शन जो आपका एक देखने को मिलता है अपरिचित, वो आपका उत्तर होगा दोस्तों। किस प्रकार से? देखिए मान लीजिए कि कोई आदमी सड़क पे गिर रहा है और अब हम उसको देख रहे हैं कि वो लड़का गिर गया है, तो हमको उठाना चाहिए, हमको मदद करना चाहिए। और हम लोग क्या बोलते हैं, ये पता नहीं कोई होगा, कहीं का होगा, छोड़े ना उड़ जाएगा, अपने आप उड़ जाएगा, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। तो हम लोग अनजान बन जाते हैं दोस्तों, देख के भी हम लोग अनजान बन जाते हैं ना। तो इस प्रकार से जो पूरा संसार है एक दूसरे को अपरिचित रूप से देख रहा है, यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे उससे हम परिचित नहीं है, जानते नहीं है, इस प्रकार से देख रहा है। तो उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। पूरा का पूरा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे पांचवा प्रश्न की दोस्तों। पांचवा जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि गीत गाने तो मुझे कविता में हम सभी को किससे लड़ने की शक्ति मिलती है? दोस्तों हम सभी को इस पाठ से जो सीख मिलती है, वो दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति मिलती है दोस्तों। यानी कि हमारे जीवन में जो भी दुख आता है, जो भी निराशा होते हैं, हम लोग इससे लड़ने की शक्ति मिलती है दोस्तों। तो आप इस प्रकार से ऑप्शन 4 को लिख सकते हो कि दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति हम सभी को इस पाठ से मिलता है दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे छठा प्रश्न की। और छठा जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया दोस्तों, वह सरोज स्मृति से पूछा गया। जिस तरह कि आपको पता है दोस्तों, चैप्टर 1 में 2 भाग है और चैप्टर 2 में देखिए यहाँ पे चैप्टर 2 में क्या है, 2 कविताएँ हैं। एक तो आपका है गीत गाने दो मुझे, इस पाठ के लेखक कौन है? ये आपका निराला जी हैं। और एक इसमें कविता है जिसका नाम है सरोज स्मृति दोस्तों, ठीक है। और इसके भी लेखक हैं हमारे निराला जी। तो यहाँ पे 2 चीज़ को हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक तो आपका हो गया कौन-सा? आपका हो गया गीत गाने दो मुझे और हम लोग देखेंगे सरोज स्मृति दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे छठा प्रश्न पूछा गया है कि सरोज स्मृति नामक शोक गीत के रचनाकार कौन है? दोस्तों इसके भी लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो आपका उत्तर ऑप्शन जो 2 देखने को मिलता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम लोग 7वां प्रश्न की। 7वां जो प्रश्न आप सभी को पूछा जा रहा है कि सरोज स्मृति में सरोज के हृदय में किसकी सुंदर छवि विद्यमान थी? तो वो जो थी ना दोस्तों उसके प्रिय की। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 3 देखने को मिलता है, प्रिय, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। तो अब बात करेंगे 8वां प्रश्न की दोस्तों। 8वां जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि सरोज स्मृति में कवि किसके विवाह की बात करता है? दोस्तों इस पाठ में जो विवाह का बात चल रहा है दोस्तों, वो लेखक के जो पुत्री होता है जिसका नाम होता है सरोज, इसी का विवाह का बात चल रहा था। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 2 देखने को मिलता है, पुत्री सरोज के विवाह की, ये आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस पाठ में जो पाठ के लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और निराला जी की जो पुत्री है इसी का नाम था सरोज और इसी का विवाह का बात चल रहा था दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका उत्तर होता है। चलिए अब बात करेंगे 9वां प्रश्न की। और 9वां जो प्रश्न आपसे भी पूछा जा रहा है कि सरोज का विवाह के अवसर पर माँ की कुल की शिक्षा किसने दी? यानी कि जब विवाह होता है तो विवाह के समय माताएं क्या करती है, अपनी पुत्री को बताती है कि किस प्रकार से क्या करना है, नहीं करना है, कुछ ना कुछ शिक्षा देती है। तो सरोज को ये शिक्षा किसने दिया, वो आपको बताना है।
तो दोस्तों सरोज के पिता ने दिया था। किसने दिया था? सरोज के पिता ने, क्योंकि उसकी माता तो थी नहीं, तो कौन देगा? तो सरोज के पिता ने दिया था दोस्तों, ठीक है? तो ऑप्शन आपको 2 देखने को मिलता है, सरोज के पिता ने, ये आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। चलिए, अब बात करेंगे 10वां प्रश्न की, और यहाँ पे प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि कुछ दिन घर में रहने के बाद सरोज कहाँ गई? देखिए, कुछ दिन घर में जाने रहने के बाद जो सरोज ने ना, वो अपने ननिहाल चले गई, यानी कि अपने नानी के घर चली गई। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा दोस्तों नानी के घर। आपका ऑप्शन नंबर जो 2 देखने को मिलता है वो, ठीक है? ननिहाल वही है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 2 देखने को मिलता है नानी के घर, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है ना? चलिए, अब अगला प्रश्न की बात करते हैं। उससे पहले जितने भी छात्र-छात्राएँ हमारे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूँगा सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा दोस्तों, ठीक है? और अपने मित्रों को भी शेयर करें। कोई डाउट हो, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वहाँ से आप जॉइन कर सकते हो। साथ ही साथ मैं इंस्टा का भी आईडी डाल देता हूँ, कुछ पूछना हो तो। 11 प्रश्न की बात करते हैं, और 11वां प्रश्न पूछा जा रहा है हम सभी का कि सरोज की मृत्यु कहाँ हुई? देखिए दोस्तों, उनका उनका जो मृत्यु हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो उसको उसका जो मृत्यु हुआ था वो उसके ननिहाल में ही हुआ था। तो उत्तर आपका हो जाएगा उनके ननिहाल में, यानी कि नानी के यहीं उसका मृत्यु भी हुआ दोस्तों। ऑप्शन 1 जो दिख रहा है वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, नानी के घर में। आगे बात करेंगे 12वां प्रश्न की, और 12वां जो प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि सरोज स्मृति कविता में कवि किससे अपना एकमात्र सहारा बताते हैं? तो कवि जो है ना दोस्तों, इस पार्ट में अपना जो एकमात्र सहारा बताता है वो बताता है अपनी जो पुत्री है सरोज, उसको। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों सरोज का दोस्तों, ठीक है? इस पार्ट में जो कवि है हमारे निराला जी, तो निराला जी जो एकमात्र सहारा बताते हैं वो बताता है अपना बेटी को। तो उत्तर आपका हो जाएगा सरोज को दोस्तों, ठीक? तो चलिए, सरोज कौन था? सरोज उसका बेटी था, इसलिए। 13वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि निराला की पुत्री सरोज का लालन-पालन कहाँ हुआ? यानी कि जो निराला जी की पुत्री थी सरोज, इसका लालन-पालन कहाँ हुआ था? तो उनके ननिहाल में ही हुआ था दोस्तों, ठीक है? तो ऑप्शन जो आपको 1 देखने को मिलता है नानी के घर में, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है? नानी के घर दोस्तों, क्लियर तो? नानी के घर में उसका लालन-पालन हुआ था, और मृत्यु भी उसका नानी के घर में ही हुआ था दोस्तों, ये आपको याद रखना है। चलिए, 14वां प्रश्न आप सभी को पूछा गया है कि सरोज को श्रद्धांजलि के रूप में कवि क्या समर्पित करते हैं? तो सरोज को श्रद्धांजलि के रूप में जो समर्पित करते हैं रघुनाथ जी, वो पुष्प, ठीक है? अपने पुण्य कर्मों का फल दोस्तों, ठीक है? जो भी अच्छे कर्म किए होंगे उसके फल को नैना जी अपनी पुत्री को अर्पित करते हैं दोस्तों, ठीक? तो ये आपका हो जाता है उत्तर। आगे बात करेंगे 15 प्रश्न की, और 15वां प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि निराला अपने हाथों से किसका तर्पण करना चाहता है? तो अपने हाथों जो तर्पण करना चाहता है वो सरोज का दोस्तों, ठीक है? तो ऑप्शन यहाँ पे सरोज होगा। देखिए, ये पार्ट में सरोज और निराला जी का बात किया गया था। देवसेना गीत में हम लोग पढ़े थे, तो उसमें देवसेना और स्कंदगुप्त, ठीक है? कार्नेलिया गीत पढ़े तो कार्नेलिया में, कार्नेलिया भारत की विशेषताएँ बता रही है। तो इस प्रकार से सबका अपना-अपना है। तो ये जब आप लोग पाठ को पढ़िएगा तो इसमें समझ में आ जाएगा, और इस दोनों के बीच में प्रश्न बनेगा बार-बार, आप आसानी से कर सकते हो। ज़्यादा कुछ बड़ा चैप्टर है नहीं, नॉर्मल सा चैप्टर है। अगर नहीं पढ़े हैं तो भी कोई बात नहीं, चैप्टर को जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो कीजिए, सारे महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, है ना? चलिए, तो अब बात करेंगे दोस्तों 16वां प्रश्न की। 16वां जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि सरोज स्मृति कविता है, वो कैसी कविता है दोस्तों? काव्य गीत है, शोक गीत है, करुण गीत है, विरह गीत है। तो इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाता है कि ये जो कविता है दोस्तों, एक शोक गीत है दोस्तों, ठीक है? एक शोक गीत है, क्योंकि इसमें निराला जी अपने जीवन में जितने भी दुःख हैं, दुःख कारण से ये यहाँ पे वर्णन करते हैं, तो ये आपका उत्तर होगा शोक गीत दोस्तों, ठीक है? क्लियर तो? अब बात करेंगे आज का अंतिम प्रश्न, आखिरी प्रश्न, 17वां प्रश्न की, और यहाँ पे जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि कवि निराला जी स्वयं को भाग्यहीन क्यों कहते हैं? महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो कवि निराला जी हैं अपने आप को भाग्यहीन बताते हैं, तो क्यों बताते हैं? तो इसके रीज़न देख लिए दोस्तों, क्यों अपने आप को भाग्यहीन बोलता है। सबसे पहले तो इनके परिजनों की मृत्यु के कारण दोस्तों, इसके जो परिवार जो भी थे परिवार में, सभी का मृत्यु होगा दोस्तों, जिस कारण से ये अपने आप को भाग्यहीन बोलता है कि मेरे परिवार में मुझे कोई नहीं है मेरे साथ, मैं भाग्यहीन हूँ, ठीक है? ये आपका हो जाता है। दूसरा, सरोज को खो देने का गम, जब पूरा परिवार इसका ये हो जाता है, उसके बाद इसकी जो एकमात्र पुत्री थी सरोज, ये भी इनका भी मृत्यु हो जाता है। इसे खो देने से भी इसका बहुत और भी गम हो जाता है दोस्तों, ठीक है? जिस कारण से ये अपने आप को भाग्यहीन कहता है, और इनका जो जीवन है दोस्तों वो संघर्षमय रहा है, ठीक है? तो संघर्षमय जीवन के कारण से ये अपने आप को भाग्यहीन बोलता है कि एक तो मेरा परिवार नहीं है, दूसरा मेरा जीवन इस प्रकार से है कि क्या ही कहूँ, ठीक है? तो ये कुछ रीज़न होते हैं, ये कुछ कारण हैं जिस कारण से अपने आप को
जो पाठ के लेखक है नीरज जी अपने आप को भाग्यहीन बताता है और ये आपका जो भी चैप्टर है ये जितने भी प्रश्न बन रहे थे वो आपका हो जाता है दोस्तों। इसके बाद कुछ ऐसे प्रश्न छूट रहे होंगे तो मैं जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊँगा तो उसके साथ ही करते चलूँगा, ठीक है? तो आप देखिए चैनल से जुड़े रहें, मित्रों को शेयर करें, किसी प्रकार कोई समस्या हो तो आप टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे आपको सारा नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाएगा, कब क्या हो रहा, नहीं हो रहा, क्या होगा, क्या नहीं, सारा का सारा। इसके अलावा जब आप बीए कीजिएगा तब भी टेंशन मत लीजिए, ये चैनल बीए वालों के लिए भी है, ठीक है? अपने बड़े भाई को भी बता सकते हैं और जूनियर जो भी 11th में उसको भी बता सकते हो, आप 12th का तैयारी आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है? तो सभी के लिए है, चैनल से जुड़े रहें और वीडियो देखना है तो देख सकते हैं, इतिहास, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी जिसका भी देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है? इस प्रकार से हम लोग तीसरा जो चैप्टर है उसके साथ मिलते हैं, दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।